हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या ओम का नियम पढ़ चुके थे। ओम का नियम पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम तो निकालेंगे किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। क्योंकि हम अनुगमन वेग पढ़ चुके हैं, श्रांति काल पढ़ चुके हैं, माध्य मुक्त पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो हम अनुगमन वेग के आधार पर। अनुगमन वेग का दूसरा नाम होता है हमारा अपवाह वेग, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक होगा हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर क्या ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी ओम का नियम कैसे निकालें हम अनुगमन वेग के आधार पर, इसके बारे में चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा हेडिंग होगी आज की, क्या अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर। हम अपवाह वेग लिख दे रहे हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा ओम का नियम निकालेंगे, लेकिन किस पर? अनुगमन वेग के आधार पर। अब क्या है अनुगमन वेग की जो डेफिनेशन लिखा चुके हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और क्या एक चालक तार मान लेंगे, बिल्कुल वैसे ही माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा सिरों पर विभवांतर v है। क्या हमने मान लिया? एक चालक तार ले लिया और जिसकी लंबाई हमने मान ली स्मॉल l, सिरों पर विभवांतर मान लिया v। जब सिरों पर विभवांतर होगा तो क्या होगा? इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, होती है। अब क्या ये हमने क्या किया? इस तार में क्या होंगे? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना मान लिया? चाहे देखो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहें और चाहे तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहें, बात वही है। तो क्या हम चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली क्या? n है। ठीक है, तो हमारा क्या है ये हो गया। अब क्या एक सूत्र होता है I बराबर NeAVD। ठीक है, तो जहां पर क्या है, अब ये देखो n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बता दी मैंने। A क्या होता है? तार का क्षेत्रफल होता है। A क्या होता है? हमारा तार का क्षेत्रफल होता है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं इसलिए A होता है हमारा तार का क्षेत्रफल। Vd क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इसे लिख दे रहे हैं। जहां Vd क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग को ही क्या कहेंगे हम? अपवाह वेग। ध्यान रखना है। ठीक है ये हो गया। अब क्या है? अब देखो जब हमारा क्या है तार, तो यहाँ पर क्या है? पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। देखो तार की लंबाई क्या है? l है। विभवांतर क्या लगा है? v है। तो तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा? तार के प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन पर कितना वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है? तो अब वो निकालेंगे। तार के प्रत्येक
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला या सीधा लगा दे रहे हैं तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो बल क्या होता है, जो हम सीधा चलो डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या है अब समझ लो, बल। तो देखो बल क्या होता है हम यहाँ बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए बल कितना लगेगा, F बराबर क्या होता है हमारा QE, E होता है। लेकिन E कितना आएगा हमारा, देखो तार की लंबाई कितनी है L, सिरों पर विभवांतर कितना है V, तो E का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा V/L। ये कब, जब संधारित्र की बात की जाती है तो क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जब d होती है, उसकी सिरों पर विभवांतर v होता है, तो हमारा ये वाला सूत्र निकल के आता है, वहां होता है सिर्फ E बराबर V/D। जब हम क्या है तारों वहां पर प्लेटों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो होता है वहां d, लेकिन यहाँ पर क्या है हम तारों की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो d बन जाएगा हमारा क्या स्मॉल l। इसलिए क्या है वैद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा V/L। ठीक है। अब क्या है यहां से बल का मान आएगा तो F बराबर क्या है QE होता है। वैसे सूत्र क्या होता है QE, लेकिन Q की जगह हम बात किसकी कर रहे हैं, बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है हमारे यहाँ। तो क्या है हम मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को किससे E से यानी मूल आवेश लेंगे, तो E और E हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा हमारा बल F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा हम लिख रहे हैं E और E होगा, लेकिन E का मान कितना आएगा हमारा V/L, तो ये हो गया V/L F का मान। अब क्या है ये, ठीक है। अब क्या ये बल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करेगा, कहने का मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगा कि इन्हें त्वरण प्रदान करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करेगा। ठीक है, तो क्या है हम वो कर रहे हैं, तो क्या है इलेक्ट्रॉन, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। तो क्या न्यूटन का नियम क्या होता है, F बराबर एक होता है ma। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या, हाँ न्यूटन का नियम क्या होता है F बराबर ma। तो यहां से a निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, a का जो मान आ जाएगा वो F/m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो त्वरण का मान कितना आएगा, a बराबर F/m। और जहां m होगा क्या, जहां m क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या होगा m क्या होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या होगा a की वैल्यू निकाल लो, तो a बराबर कितना आएगा, तो देखो f का मान यहां से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा EV/ml, ये रहा EV/ml, ये पड़ गया हमारा समीकरण। ठीक है, तो क्या ये हमारा यहां तक आ गए। ठीक है, तो हम इसमें कुछ चीजें लिख रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे हैं, जैसे ई का मान नहीं लिखा तो मैंने समझा दिया। तो तुम्हें अगर लिखना हो तो तुम्हें क्या अपनी साइड में वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हो। तो क्या है हमारा तार की लंबाई L होता है, सिरों का विभवांतर V होता है, तो वैसे क्षेत्र E का मान आता है वो क्या आ जाता है हमारा E बराबर आ जाता है V/L। ठीक है, और वो E का मान यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो ये हो गया। अब क्या त्वरण आ गया इसमें। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है हमारे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जो आयन होते हैं उनसे क्या लगातार टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है लगातार टकराते रहते हैं, किनसे, धन आयनों से। कहने का मतलब क्या है, आयनों से। ठीक है, धन आयनों से टकराते रहते हैं। तो क्या है टकराने पर क्या होता है,
दो क्रमागत टक्करों के बीच चलेगी माध्य दूरी को ही क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन क्या है, क्रमागत टक्कर होनी चाहिए और उनके बीच जो समय लगता है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है, समय अंतराल लगता है, वही हमारा क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। चलो आते हैं। तो क्या है, हमने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बार बार टकरा रही है, बार बार टकरा रहे हैं। तो क्या हमने देखो जैसे क्या वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग वो क्या है, ऊष्मीय वेग मैंने मान लिया जैसे U1, पहली बार एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है अभी एक की, ठीक है। तो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग हमने मान लिया U1, और क्या है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अभी तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तब था ये। अब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि, वृद्धि कितनी हो जाएगी, a τ1। a हमारा त्वरण है, τ1 क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल, किसके, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, एक देखो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या है हमारा, उसमें वेग हमने मान लिया U1। अब क्या है, ये उसकी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मान लिया हमने, उसके वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, a τ1, ठीक है। तो जब इतनी वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हम अगर यहां से सभी क्योंकि हमारे जो आयन है वो लगातार टकरा रहे हैं, धातु का तार है, उसमें क्या एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से सभी इलेक्ट्रॉनों का निकालेंगे, जो औसत ऊष्मीय वेग यानी औसत वृद्धि होगी टोटल मिला के, वही हमारे क्या कहलाएगी, वही हमारा अनुगमन वेग बन जाएगा, वही हमारा अनुगमन वेग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये और लगाने कर सकते हैं। तो क्या है, हम सीधा लिख रहे हैं औसत वेग ही क्या होगा हमारा, चाहो तो यहां से बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का औसत, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग होता है, ठीक है, अनुगमन वेग होता है। तो क्या औसत वेग निकालना है अब हमें, ये तो हमने क्या निकाला था, देखो इलेक्ट्रॉनों का कब, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था, और जब वैद्युत क्षेत्र था तो ये था। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, तो टोटल तो पहली बात तो अब पहले देखो टोटल कितना हो गया हमारा, U1 प्लस का a τ1 हो जाएगा, और क्या है इस प्रकार से प्लस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला a τ2, तीसरे के लिए निकाला U3 τ3, डॉट डॉट यहां पर क्या कर दिया जाके, यहां पर क्या कर दिया मैंने n, यहां पर UN प्लस τn, a τn, ठीक है। औसत निकालना है ना, क्या लिखा है मेरा औसत, यहाँ पर लिख देते हैं हम माध्य वेग, बात वही है। तो क्या Vd आ गया, अब देखो इसे कैसे लिखते हैं, U1 प्लस का U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN अपॉन n, n क्या है हमारे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भाई, प्लस a कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया τ1 प्लस का τ2 प्लस का τ3 डॉट डॉट τn अपॉन में आ गया n, अलग अलग कर दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय नेट वेग होता है, नेट या औसत ऊष्मीय नेट वेग कुल वेग होता है,
वो हमेशा जीरो रहता है, वो जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि वो टकराते रहते हैं बार बार, विपरीत दिशाएं होती हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है हमारा, इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, नेट वेग होता है, वो क्या हो जाता है हमारा, शून्य हो जाता है, इसलिए 0 प्लस हमारा बचा a टो 1 प्लस का टो 2 प्लस का टो 3 प्लस डॉट डॉट टो n अपॉन n। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या है, अब देखो a, इसे हम क्या टो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉनों का, और मैंने क्या बताया क्रांतिकाली डेफिनेशन, औसत समय अंतराल ही, ये पहले इलेक्ट्रॉन को समय अंतराल लग रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को, डॉट डॉट डॉट, और औसत निकालना है, तो हमने क्या किया, n से भाग कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांतिकाल, या सीधा औसत समय अंतराल कह दें, या कह दें इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल, जिसे क्या लिख सकते हैं हम, टो लिख सकते हैं। ये हो गया। अब क्या है, बीडी का मान आ गया, बीडी बराबर ए की वैल्यू आई थी वहां से ईवी अपॉन ml, और ये रहा हमारा टो। ठीक है, तो ये आ गया, एक तो सूत्र ये आ गया हमारा ईवी अपॉन ml इंटू टो। अब क्या है ये, और तुम्हारा मैंने अभी पीछे, मुझे ध्यान नहीं है उसमें, मैंने वो क्या नाम है, आई बराबर एन ए बी डी में शायद समीकरण नहीं डाला था, आई बराबर एन ए बी डी में समीकरण नहीं डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यह मान, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये भी सूत्र है एक, यह मान धारा वाले समीकरण में, क्योंकि वहां धारा वाला लिखा है, धारा वाले, अगर समीकरण पढ़ा है तो अच्छी बात, धारा वाले समीकरण में रखने पर, तो वहां पर रखेंगे चल गई। ठीक है, तो वहां रखते हैं, तो क्या हो जाएगा जाके हमारा, तो देखो हमारा वहां धारा वाला समीकरण था क्या, वो हम पहले लिखते थे, आई बराबर था NeAVD, ये था हमारा क्या समीकरण, हम इसमें रखेंगे जाके, तो यहां से क्या हो गया हमारा, आई बराबर क्या हो जाएगा, EV अपॉन ml और टो, ये रहा, और यहां से BD का मान, नहीं आई बराबर, देखो पहले क्या है, आई बराबर NeA, तो जैसे का वैसा BD का मान रख दो, EV अपॉन ml, और ये रहा हमारा टो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब देखो B को यहां ले आओ, चलो पहले कर लेते हैं, आई बराबर NE स्क्वायर हो गया, A हो गया, टो हो गया, अपॉन में क्या आ गया, ml आ गया, और जो B था वो अलग कर दिया मैंने, देखो NE स्क्वायर A और तो ये रहा, और V इधर कर दिया, ये रहा ml नीचे। यहां से हमें क्या निकालना, जो ओम का नियम होता क्या है, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, ओम का नियम, तो हमें V अपॉन I बनाना है, तो यहां से V अपॉन I निकाला हमने, तो देखो इसको यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ पर ml अपॉन क्या हो गया, NE स्क्वायर A। ठीक है, ये हो गया। तो क्या ये देखो ये क्या है, प्रतिरोध होता है, वो देखा जाए तो एक नियतांक का ही तो कार्य करता है, प्रतिरोध होता है वो एक नियतांक का कार्य करता है। ये तो क्या होगा हमारा V अपॉन I आ गया, तो एक निश्चित ताप पर क्या है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, ये भी एक कांस्टेंट के रूप में लिया जाता है, तो क्या होता है, ये बन गया हमारा क्या, V अपॉन I R, ओम के नियम से नहीं, इसकी निश्चित ताप पर तार का निश्चित ताप पर तार के नियतांक के बराबर है, क्या है निश्चित ताप पर यह है, निश्चित ताप पर यह तार के नियतांक के बराबर है, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा R बराबर
ml/A2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ओम का नियम आ गया। इसकी जगह क्या आ रख दिया, ये हो गया। अब क्या है यहाँ से, यही क्या हो गया हमारा, ओम का नियम निकल आया। अनुगमन वेग के आधार पर ये ओम का नियम निकल आया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट क्या है, अगर हम किसी तार को, देखो हमारा जो डिपेंड कर रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो इन पर डिपेंड करके चलती है, क्रांतिकाल पर और इस पर। अगर हम किसी तार को लें, अगर हम किसी तार को लें और क्या करें, अगर हम क्या करें, निश्चित ताप पर यह तार के नियतांक के बराबर, एक पॉइंट और बढ़ा लेना, सॉरी, तार के लिए, तार के लिए, हाँ अब ठीक है बड़ा, ठीक है। तो क्या है, निश्चित ताप पर यह तार के लिए नियतांक के बराबर है। हाँ, तार के लिए, तार के लिए बात कर रही थे ना हमने, चालक तार ही तो लिया था। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या है, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्रांतिकाल पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर। तो क्या होता है, अगर हम किसी तार को लें और कई जगह से मोड़ दें, जैसे इतना बड़ा तार है, यहाँ से मोड़ दिया, कहीं यहाँ से मोड़ दिया, कहीं कुछ भी कर लें, तार को अगर कई जगह से मोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मोड़ दोगे क्या बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। और जो टक्कर में समय लग रहा था वो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, यानी क्रांतिकाल। तो क्या है, हम तार को चाहे कितने भी जगह मोड़ दें तो उसके क्या होता है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, वो भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। ठीक है, तो क्या, और क्रांतिकाल यानी जो टक्कर मार रहे हैं वो आयनों से टकरा रहे हैं तो वो नहीं बदलता है। इसलिए क्या होता है, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस पर प्रभाव न पड़ने के कारण उसका प्रतिरोध नहीं बदलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।